अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका मेज़बान वकार अहमद कुरैशी और मेरे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट सीनियर सहाफ़ी नदीम बसरा साहब। सर जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। शुक्रिया जी। मुझे ये बताएं, मियाँ साहब अचानक से सामने आए। सबसे पहले ये बताएं कि मियाँ साहब कहाँ थे, अभी क्या मामला करने जा रहे हैं वो। अचानक से उनको दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। वो कह रहे हैं जी महंगाई कंट्रोल करनी है, बिजली के बिल्स कम करने हैं। तो क्या करने जा रहे हैं नून लीग वाले दोबारा उनके साथ? देखिए वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नवाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने एक पैकेज दिया है पंजाब के लिए ख़ास तौर पे कि आवाम को जो है वो 500 यूनिट तक जो है उसमें रिलीफ दी जाएगी, 14 रुपये फ़ी यूनिट सारी चीज़ों मुबारक में। हो, तो आपको भी मिलेगा मुझे भी मिलेगा ये तो। हाँ, मुबारक, बिल्कुल सही बात है। वो उन्होंने तज़किरा किया अपनी महरूमियों का, पुरानी चीज़ों का, जो नाइंसाफ़ियाँ उनके साथ हुई। अच्छा, वो उससे बाहर क्यों नहीं निकल रहे? वो उससे बाहर क्यों नहीं, वो जिस पुराने जलसे में देख लें आप, मुझे क्यों निकाला? मुझे अगर ना निकाला होता भाईजान, वो गुजर गया। अभी क्या कर रहे हैं आप या आपकी जमात? अभी देखिए बात ये है कि हर सियासतदान के पास खींचने के लिए कुछ चूरन होता है। नवाज शरीफ के पास अच्छा जो चूरन है ठीक ना, है ठीक बेचने है के ठीक लिए, है। सिर्फ मुझे क्यों निकाला, ठीक है, और ये ये चूरन। चूरन कब तक भेजना उन्होंने? अब ये तो अवाम पे डिपेंड करता है। 2024 के जो इलेक्शन हुए तो उन्हें इस चीज़ की समझ आ गई, वो विकेट के दूसरी तरफ खेल रहे हैं। बुनियादी तौर पे देखिए, वो 3 दफ़ा वजीर आजम रहे हैं, और 3 दफ़ा वजीर आजम रहने के बाद भी जो इक़्तिदार की कुर्सी है ना, जो प्राइम मिनिस्टर की चेयर होती है, वो अपने आप को, वो उसके अंदर एक बड़ी फैटल अट्रैक्शन होती है। चौथी बार के ऐड छपवा दिए थे उन्होंने। इलेक्शन से एक दिन पहले बड़े बड़े ऐड थे, आपके भी अखबार में लगे हाँ हुए थे हाँ। कि चौथी बार वजीर आजम नवाज शरीफ। और देखिए, अगर इसमें वो, उनको अभी तक मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो अपने छोटे भाई को बतौर वजीर आजम उन्होंने बर्दाश्त, तस्लीम नहीं किया, तस्लीम भी नहीं किया, बर्दाश्त भी नहीं हो रहे। और इसीलिए बर्दाश्त भी नहीं हो रहे। हाँ, बर्दाश्त का अभी उन्होंने इजहार तो नहीं किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। जब उनका ये लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ एक दिन ठीक है। पहले, तो उनके अंदर भी शहबाज शरीफ मौजूद थे, मरीम नवाज साहब भी मौजूद थी, तो उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब से वजाहत तलब की कि ये क्यों काम हो रहा। आज भी उन्होंने यही काम किया अपनी, देखे उन्होंने कुर्सी को, वो समझ रहे हैं कि मैं किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर की सीट पे आ जाऊं। जो ड्राइविंग सीट पे लोग बैठे होते हैं ना, तो उन्हें ड्राइव करने में आसानी होती है, लेफ्ट राइट स्पीड कितनी बढ़ानी है, या 21 गियर में हमने गाड़ी चलानी है, वो गाड़ी में कहते हैं। किस किस को बिठाना है। हाँ, सारी चीज़ें कि कहाँ पे स्टॉप आएगा सर। अब उन्हें नहीं लगता था कि शहबाज शरीफ साहब ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत सारे मामला पे रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। उन्हें ये ख्याल था कि कहीं वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होके जवाब देंगे। नवाज शरीफ और जरदारी के अंदर, दोनों के अंदर क्वालिटीज़ हैं। देखिए, नवाज शरीफ जो है, उन्होंने इक़्तिदार के अंदर और इक़्तिदार से बाहर इस्टेब्लिशमेंट के सामने उन्होंने ललकारा तो है। इमरान खान ने भी ललकारा है उनको, और अभी नतीजा तो खैर आपके सामने आ गया है सारी चीज़। जो आसफ अली जरदारी साहब है, उनके ललकारने का और अंदाज है। वो कुछ गिव एंड टेक कर लेते थे, भाई क्या देंगे, हम क्या आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से मार्केट में इन हो जाए। अभी वो चूरन तो यही बेचेंगे, मुझे क्यों निकाला। हर तकरीर के अंदर उनका यही बयानिया होगा, क्यों 5 निकाला। की रोटी 70 का पेट्रोल, मुझे क्यों निकाला। ये नारा जो है ना, वो नारा उनका मकबूल भी हुआ, उन्होंने इस पे गाना भी बनाया था, सारी चीज़ें। लेकिन अब उनके हाथ बंधे हुए हैं। अब वो सवाए इसके अलावा कि वो आके अवाम को क्या बताएंगे। उन्होंने कह दिया कि हम 14 रुपये यूनिट कर देंगे, हमने मोटरवे बना दी, हमने अपने पैसों से मोटरवे बनाई। उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो बुनियादी तौर पे चाह रहे हैं कि शायद कहीं से उन्हें इशारा मिल जाए कि मियाँ साहब आ जाओ यार, सड़कों नहीं संभल रहा है, आज तुसी बैठ जाओ मेहरबानी आगे, करो, तुसी आके ज़रा थोड़ा याद ना। मामला जरा हाँ देख सर, लें मुल्क। शायद वो ये भी चाह रहे हैं कि किसी तरफ से वो आवाज़ उन्हें पड़ जाए। वो एक गाना भी है ना कि आवाज़ दे, आवाज दो हमको, आवाज़ हम दो। कहाँ खो गए। हाँ, बस ठीक वो है। आवाज़ की भी वो पुकार चाह रहे हैं कि कहीं से उन्हें मिल जाए। और दूसरे नंबर पे वो ये, आवाज आएगी इस दफा। नहीं, आप ये बात ज़हन में रखें कि जो इस वक्त मुल्क चलाने वाले अदारे हैं ना, उन्होंने ये तय कर लिया है कि इलेक्शन नहीं होगी। पहली बात, इलेक्शन का कहीं दूर दूर भी इम्कान नहीं होगा। मुझे ये लग रहा है, मेरी ये राय है कि अगर हालात बिगड़े, महंगाई हुई, बिजली के टैरिफ बढ़े, निजकारी पे लोग बाहर निकल आए, ह्यू एंड क्राई बढ़ गई,
मसनूई महंगाई ज़्यादा होगी, बेरोज़गारी हो गई, पीटीआई का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की हुकूमत बना दी जाए, और ये जिम्मेदारी देंगे वो आसिफ अली जरदारी को। वफाक में कौन आएगा फिर? वफाक में पीपल्स पार्टी, जैसे ये पीडीएम की हुकूमत बनी थी, वफाक में पीपल्स पार्टी बैठ जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि ये जिम्मेदारी माइनस इमरान खान हो और शाह महमूद कुरैशी को जो है बतौर हेड वो पीटीआई के साथ आ जाएं। और अगर वो पीटीआई के साथ आएंगे तो अवामी गुस्सा भी तो ठंडा करना है ना भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लोगों के दिलों में इमरान खान तो बसता ही है ना। आप कोई जो शक मर्जी नहीं है, कर ले, कोई आज शक भी नहीं देख है। ले कि लोग उसके नाम पे जान देने को कुर्बान हो वैसे ही चले। है, लोग घर कहते हैं खान साहब एक इशारा करें हम अपना घर बेच देंगे। तो इसलिए ये इस्टेब्लिशमेंट शायद कहीं सोच रही हो कि अगर हालात बिगड़े तो महमूद अचकजई की जो तजवीज़ है कौमी हुकूमत, उस पर अमल दरामद नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के रूह रवां आसिफ अली जरदारी को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, बाकी चीज़ें हम संभाल लेंगे। क्योंकि नून लीग के खिलाफ एक अवामी रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और लोग गुस्से में हैं। और उस गुस्से का इजहार जो है, लोग अदारों को भी गालियां निकालते हैं। सीधी सी बात है कि ये लाने वाले हैं, ये बिठाने वाले हैं। शहबाज शरीफ साहब तो कोई बात ही नहीं करते, और इसी का गुस्सा नवाज शरीफ साहब को है कि भाई मैं बाहर बैठ के अपनी हुकूमत गवा ली, मैं अदारों को ललकारता रहा, आप भी तो कोई मुंह से कोई जुबान बाहर निकाले ना। वो तो बोलते नहीं, वो तो कह रहे कि ये तो बिल्कुल फ्लैट हो गए, लेट गए उनके आगे। तो इस वजह से ये जो मामला है ना वो इस तरह के चल रहे हैं, जिसको जो है ना मेरा ख्याल है कि आगे कहीं ना कहीं इसका मंतकी अंजाम नई हुकूमत की सूरत में होगा, इलेक्शन की सूरत में नहीं होगा। ठीक है, फैज़ साहब बेफैज़ हो गए, उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया आर्मी की जानिब से, और कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, जेल से भी हुए। वो क्या मामला है, वो ये मामला ठीक कब होगा और ये बिगड़ा कब ये मामला? देखिए, पाकिस्तान के अंदर मामलात एक सेकंड लगते हैं बिगड़ने में। एक सेकंड में आप हीरो हैं, एक सेकंड में आप ज़ीरो हैं। अरशद नदीम को ओलंपिक्स जाने से पहले कितने के लोग जानते थे? अब वो बेचारा अकेला गया, पता ही नहीं था किस फ्लाइट पे जा रहा है, किस डेट को जा रहा है। अभी वो हीरो है, अभी वो हीरो है। पूरा पाकिस्तान पहुंचा हुआ एयरपोर्ट पे, मैंने कवर किया, आपने कवर किया, हमने देखा वहाँ पे भाई लोग इतनी इतनी दूर से आए हैं। मैंने कहा भाई कहाँ से आए हैं आप? इस्लामाबाद से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? फैसलाबाद से आए हैं। आपके क्या लगते हैं? कुछ भी नहीं लगते, उनको देखने आए हैं हम। अब तो यही होता है पाकिस्तान के अंदर। 2018 के इलेक्शन से पहले जो नवाज शरीफ मकबूल थे वो ज़ीरो हो गए। 2018 के बाद जो गवर्नमेंट आई इमरान खान, उन्होंने एक अपनी लोगों के अंदर मकबूलियत जो है ना बढ़ाई, उसको कम नहीं होने दी, कम नहीं होने दिया। उसकी वजह ये थी कि उनके लोग पीछे, उनका एक हल्का बाब इस तरह का है जो सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव है, तो इसलिए उन्होंने अपना ग्राफ नीचे नहीं आना दिया, उन्होंने इसको एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया। अच्छा बसरा साहब, मुझे ये बताएं कि फैज़ हमीद साहब ही मुतनाज़ा शख्सियत हैं या फिर इनसे पहले भी कुछ लोग ऐसे थे? देखिए, हमारे यहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती हैं, और हमारी जो सोसाइटी है उसका आप कह लें कि उसका सोचने का अंदाज भी बड़ा मुख्तसर सा है, और उनका हाफजा भी बड़ा कमज़ोर है। फैज़ हमीद ही मुतनाज़ा शख्सियत नहीं है। माजी में भी जो ISI के सरबराहान थे वो मुतनाज़ा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमीद गुल की, वो भी DG ISI थे। ठीक है। उन्होंने IGI बनाई, और IGI बनाने का मकसद ये था कि बेनज़ीर की हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने ये इक़दाम बनाया था, और वो मानते भी थे कि इलेक्शन उन्होंने एक राह हमार करने के लिए किसी सियासी जमात के लिए उन्होंने IGI बनाई। और उसके बाद अगर देख लें जनरल असद दुरानी ये था कि वो मेहरान बैंक स्कैंडल में मुलव्वस रहे, और फिर उन पे ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने सियासतदानों को पैसे दिए हैं, वो सियासतदानों को रिश्वत देते थे, और उनके ख़िलाफ़ केस भी हुआ। और मेरा ख्याल है कि वो असगर खां केस में अदालतों में पेश भी होते रहे, लेकिन जब बात खुली आगे जाके उन पे इल्ज़ामात तकरीबन साबित हो गए थे, उन्होंने ये कह के जान छुड़ा ली कि भाई ये मैं अपनी तरफ से नहीं करता था, मुझे जो आर्मी चीफ उस वक्त के अहकाम देते थे या सदर मुमलकत, मैं उनके कहने पे ये इकदाम, इसलिए उन्हें सजा न हो सकी। और उसके बाद आ जाए जी जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, उनके भी दस्ते रास्त रहे हैं। जनरल अभी कल उनकी तस्वीर देखी मैंने, माशाल्लाह साथ साथ चल रहे थे वो। उनके दस्ते रास्त रहे हैं जनरल शुजा पाशा, और जनरल शुजा पाशा के दौर में 3-4 बड़े वाक़यात हुए मुंबई में,
बम धमाके हुए, उनका भी एक जोड़ा जाता है कि वो उनके साथ थे। रेमंड डेविस का वाक़या हुआ लाहौर के अंदर, वो भी उन्हीं के दौर में हुआ। फिर एबटाबाद का ऑपरेशन हुआ, उसामा का, वो भी उन्हीं के दौर में हुआ। फिर मेमो गेट जो हुआ जरदारी साहब के मुतल्लक, वो भी उनके दौर पे, लिहाजा वो भी किसी ना किसी सूरत में मुलव्वस रहे किसी कामों में। तो उनका फिर आगे चल के और भी चीज़ों में मुलव्वस रहे, तो इसलिए उन्हें भी आगे नहीं, वो भी यानी कि मुतनाज़ रहे सारी चीज़ों पे। आगे थोड़ा सा चलेंगे तो शुजा पाशा के मुतल्लिक़ की बहुत सारी चीज़ें जो है ना लिखी गई। एक अमेरिकन ऑथर है, स्टीव कोल उनका नाम है, उन्होंने डायरेक्टोरेट ऐसे एक बुक लिखी है और उसके अंदर लिखा था कि जनरल पाशा पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर बगावत करना चाहते थे। तो ये लिखी भी चीज़ें हैं और ये इसमें भी बाकायदा मीडिया में बहस होती रही। जनरल पाशा फ़ौजी बगावत चाहते थे और इसका इल्म जो है उस वक्त कह लें कि आर्मी चीफ़ को हो गया और आर्मी चीफ़ ने जो है उन्हें फारग कर दिया, ओहदे से रिमूव कर दिया। अमेरिकन सफ़ीर ने उन्हें आर्मी चीफ़ को मुतला किया था कि जनरल शुजा पाशा ये चाह रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम, ये DGISI की बात कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ों में, वो भी उनके बारे में भी बहुत हल्के ये कहते थे कि वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को सख्त नापसंद करते हैं। वो बरमला इजहार करते थे कि मैं उस सोसाइटी के अंदर अपने बच्चों की परवरिश नहीं चाहता कि जहाँ मेरे बच्चे भुट्टो ख़ानदान या शरीफ ख़ानदान को वोट डालें। तो उन्होंने फिर जो आगे बुनियाद डाली है, एक इल्ज़ाम है उन पे कि उन्होंने आगे जो गए हैं तो वो भी उन्होंने एक नई जमात की भी बुनियाद डाली थी, वो भी एक मास्टरमाइंड थे, वो लेके आए थे। अच्छा, फिर जब 2013 में जनरल राहील शरीफ जो है जनरल क़यानी सुबुतोश हुए हैं, तो उस वक्त जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो है वो 6ठे नंबर पे थे। उनको बड़ी ख्वाहिश थी कि वो आर्मी चीफ बन जाएंगे, उम्मीद भी थी, लेकिन जो कुर्रा था वो राहील शरीफ के नाम निकला। जब राहील शरीफ के नाम निकला है तो उस पर वो रिटायर हो गए। आगे आ जाए जी कि जनरल ज़हीर जिसकी मैं बात कर रहा था, तो उन पे ये भी इल्ज़ाम लगता रहा है कि लंदन के अंदर उन्होंने ताहरुल कादरी और इमरान खान की मुलाकात करवाई थी और इमरान खान को लाने वाले वो हैं जनरल ज़हीरुल इस्लाम। ठीक है। और ये जब जनरल ज़हीरुल उनके बारे में जब उन्हें पता चला सारी, तो जनरल रईस शरीफ ने उन्हें भी हटा दिया था। उसके बाद फैज़ हमीद आए हैं। इससे पहले आप ये ना समझे कि सिर्फ एक DGISI पे इतने इल्ज़ाम लगते रहे, साबका भी DGISI इसी इल्ज़ामात की जद में रहे हैं। उन पे एक तो ओपन एक इल्ज़ाम लग दिया टॉप सिटी इस्लामाबाद वाला। फिर जो आप ISPR की प्रेस रिलीज पढ़ें तो नीचे एक लिखा हुआ है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। तो बहुत सारे और चीज़ें निकलेंगी और मैं आपको ये बता दूं कि अभी बहुत ज़्यादा और भी उन्होंने हमारे अदारों ने मार किए हैं लोग और उनको निशाने बने। एस्टेब्लिशमेंट ने वेट किया है बहुत, उन्होंने अपना देखा है कि जब ये इलेक्शन हो जाएं, इलेक्शन और खान साहब जेल के अंदर उनको 1 साल गुजर जाए, ये सारी गर्द बैठ जाए और लोग सोचना ये छोड़ दे कि यार हमारे बारे में तो किसी को ख्याल ही नहीं है, फिर पकड़ेंगे। फिर जो चीज़ें जो छुपी हुई चीज़ें थी, लोग जब सामने आने शुरू हुए तो उन्होंने 1 बाय 1 उसको किया। अब जनरल फैज़ को पकड़ना एक साबिक DGISI और फ़ौज के अंदर एक एहतसाब का निज़ाम तो है और उसके अंदर उनके पास बहुत ज़्यादा राज। खान साहब ने तो ये भी कह दिया जी ठीक है आप उनका एहतसाब करें, अच्छी बात है, अगर आपने उनको पकड़ा है, अगर उन्होंने कोई चीज़ की है तो उनको ले जाएं, सज़ा दें उनको आप। मौजूदा आर्मी चीफ जो है उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि उनके हाथ बिल्कुल साफ़ है। अगर उनका ये वाज़ेह पैगाम ना होता जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तारी का, तो अगर वो किसी मामला में मुलव्वस होते तो वो फैज़ हमीद को गिरफ्तार ही ना करते। लिहाजा खान साहब को ये पता है कि उन्हें ठोस शवाहिद पे ही पकड़ा है और ठोस शवाहिद जो है ये आगे इंडिकेट करेंगे, इनकी कड़ियाँ की और मिलेंगी। अभी कुछ लोग वहाँ से भी गिरफ्तार हुए, जेल के अंदर से भी गिरफ्तार हुए, आपके ब्यूरोक्रेट भी पकड़े जाएंगे, ग्रेड 22 के आपके पुलिस अफसर भी पकड़े जाएंगे। इस हमाम में सारे नंगे हैं। बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो घरों में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बहुत सारे जो आपके ब्यूरोक्रेट हैं, जो पैस के अफसर हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, वो भी घरों में PTI जिंदाबाद झंडे लगाए हुए उन्होंने। लिहाजा जो हमारा जो
ख़ास एक जो ISI हमारी जो एक इंटेलिजेंस है का एक बड़ा एक मौसर अदारा है, उसके साथ भी जो हमारे इंटेलिजेंस अदारे हैं उन्होंने सबको मार किया है। उन्होंने हर एक को पकड़ना है और पकड़ के देखिए उनका मकसद ये है कि मुल्क के अंदर जो है जो लोग किसी काम में मुलव्वस हैं इनको पकड़ने का मकसद ये है कि जो काम मुल्की सालमियत के खिलाफ है तो भाई उसको तो पकड़ के उसको लटका पकड़ना, दें, इसमें हाँ। तो कोई शक नहीं, कोई और दूसरी राय नहीं। आगे और भी खबरें आएंगी बहुत ज्यादा, वो आप देंगे हमें, वो आप देंगे हमें, इंशाल्लाह जरूर, आप हमें टाइम देंगे, इंशाल्लाह आप जरूर वादा देंगे। कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपसे टाइम लेना भाईजान बहुत मुश्किल है। बुखार साहब अवामी आदमी है और एक आपसे टाइम लेना और एक मैडम मरियम साहबा से टाइम लेना बहुत मुश्किल है नहीं भाईजान। नहीं, आपकी मेहरबानी, आपने जो है मेरे बारे में इस तरह सोचा है, मेरी जो है वो जज्बात आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपके अंदर इतनी खबरें हैं, इतनी खबरों का समंदर है, वो एक के करके निकालना है आपने। चले इंशाल्लाह जरूर जी, आप ठीक है ना। जाते हुए कोई मैसेज? अरशद नदीम साहब ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया। देखिए हमारी कौम को खुशियों की ज़रूरत है वकार साहब। हम जहाँ भी कोई एक छोटी सी खुशी देखते हैं तो पूरी कौम उसके पीछे लबैक कहती है। मेरा तो यही एक पूरी आवाम के बस यही एक हम्बल सी एक यही रिक्वेस्ट है कि यार मुल्क की तरक्की के लिए ना हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए, चाहे वो किसी इदारे के अंदर बैठा है, चाहे वो सरकारी मुलाजम है, चाहे मैं बतौर सहाफ़ी हूँ, आप बतौर सहाफ़ी हैं। हम मुल्क के अंदर हमें इंतशार की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें हुकूमत के उन कामों को सपोर्ट करनी चाहिए जिसका अवामी रिलीफ से ताल्लुक़ है। जो हुकूमत के अवामी रिलीफ के ख़िलाफ़ है उन्हें हमें जो है पॉइंट आउट करना चाहिए। मुल्क इंतशार की जो सूरत हाल है, बहरानी कैफियत से बाहर निकलेगा पाकिस्तान के अंदर। आप यकीन करें हज़ारों अरशद नदीम पैदा होंगे, कोई शक नहीं है, कोई और शक नहीं हज़ारों है। अरशद नदीम इस मुल्क को ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान का जब कौमी तराना और गोल्ड हाय मेडल, हाय हाय हाय, यकीन करें कि मैं हाय ज़ाती हाय तौर हाय, पर खड़ा हो गया। सुभान एक अल्लाह। तो एहतराम के तौर पे और दूसरा मेरा दिल कर रहा था कि यार मैं वहाँ पे होता, इस कौमी तराने के अंदर हमारे अगर लोग वहाँ पे कम बैठे हैं, हम बैठ के जाके कौमी तराना जो है वो पढ़ते और हमारे जो है वो अंदर से जो जज्बात है ना वो सारे निकलते। हो आप यकीन कीजिए, हम गए वहाँ पे अरशद नदीम को लेने के लिए एयरपोर्ट पे, यकीन करें वो लोग जिनका ताल्लुक नहीं है उससे, उसके कबीले से, उसके शहर से, आंटियाँ, अंकल, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, सबकी ज़ुबान पे एक ही नारा है, अरशद नदीम जिंदाबाद। और कमाल कर मैं दिया। इस पे एक भी बात कहना चाहूँगा, वो ये कि अरशद नदीम से जब कोई सवाल होता है ना, बात थोड़ी सी हट गई इसलिए बात करो, अरशद नदीम को बतौर स्पोर्ट्स मैन ही रहने दें यार, उन्हें सियासत में घसीटने की कोशिश ना वो एक करें। सवाल क्या था, एक सहाफ़ी भाई हाँ, हैं क्या आप हमारे, सियासत भाई, वो हमारे लिए बतौर एक हमारा हीरो है, उसे कौमी हीरो के तौर पे याद रखें। उसको आप किसी के साथ ना करें कि 92 पे जो वर्ल्ड कप आया था खान साहब जीत गए। इमरान खान साहब और तरह की शख्सियत थी, उनका काम स्पोर्ट्स तक रहने दे, उन्हें सियासत में लाने की कोशिश ना करें। और सियासतदान भी उनको साथ खड़े होकर खुश होने की कोशिश ना करें कि ये क्रेडिट है, वो अपने बलबोते पर। मियाँ साहब आपका विजन मुझे आपने याद करवा दिया। मियाँ साहब आपका विजन, मियाँ साहब आपने मौका दिया था, वो उस ये क्या गांव है, के लोगों का ये विजन क्या था। है, ये वो ऐसे क्रेडिट खुद ले रहे हैं वो। नहीं, वो उनके गांव के लोगों का पीछे दुआएं, उनके माँ बाप की दुआएं और उनके खुद की दुआएं। माँ का प्यार जीता, हाँ, उसकी मेहनत जीती, लस्सी के गिलास जीते, देसी उबले हुए अंडे जीते, देसी घी के पराठे जीते, और लकड़ी का टुकड़ा जिसे वो प्रैक्टिस करते थे वो जीता है। पर पाकिस्तान को ऐसे हीरोओं की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को जितवाएं और पाकिस्तान का नाम जो है ना ऊपर आए। सब्ज़ हिलाली परचम जो है ना हमारे लिए बड़ा मुकद्दस है, इसका एहतराम बहुत ज़रूरी है। चले, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने आज का शो देखा और बसरा साहब ने जाते हुए ये वादा दिया है कि भाईजान वो टाइम देंगे, और इनके पास यकीन कीजिए अंदर की खबर होती है और बड़ी ऑथेंटिक खबर, पक्की खबर होती है, इनके नाम से छपती भी है। और मैं तो इनसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाईजान सोशल मीडिया के ऊपर आ जाएं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सावत का कुछ नहीं पता, वो माइक पकड़ते हैं और बिना तस्दीक किए वो खबर लगा देते हैं, खबर बोल देते हैं, वीडियो बना देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। बसरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपके साथ इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।